जमशेदपुर से आपके सामने रखेंगे, जहां साक्षी थाना क्षेत्र के मॉडर्न स्कूल के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई और आग की चपेट में आने से 6 गाड़ियां जलकर खत्म हो चुकी हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया जा चुका है। टाटा स्टील कंपनी परिसर में काम करने वाले मजदूरों की ये गाड़ियां बताई जा रही हैं। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है, पता नहीं चल पाया है कि ये आग कैसे लगी है, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, उस वक्त की तस्वीरें हैं। आग कैसे लगी या फिर किसी ने ये आग लगाई है, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है, लेकिन ये मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 6 गाड़ियां जो कि जलकर खाक हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि टाटा स्टील प्लांट में जो मजदूर काम करते हैं, जो कर्मी काम करते हैं, उन्हीं की ये बाइक्स थी और इन गाड़ियों में अचानक आग कैसे लगी या फिर किसी ने आग लगा दी, क्योंकि पार्किंग में ये तमाम गाड़ियां खड़ी थी। अचानक वहां से धुएं का गुब्बार दिखता है, लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ियां जल रही हैं और एक एक करके ये देखिए लाइन से जितनी भी बाइक्स खड़ी थी वो इसकी चपेट में आ गई। 6 गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। हालांकि हर एंगल से अब मामले की जांच की जा रही है कि आग ये कैसे लगी या फिर किसी ने ये आग लगा दी है। पुलिस इसको लेकर लगातार जांच कर रही है। गाड़ी में आग लगा हुआ है। कौन दिया जानकारी? रास्ते में आदमी तो यहाँ जा रहा था। कंपनी के अंदर जा रहा था। हाँ, आप कंपनी के अंदर काम करते हैं? कंपनी के अंदर काम करते, छुट्टी होकर हम लोग भी आ ही रहते हैं। देखे कि मेरा भी गाड़ी आग लगा, यहाँ देखे तो मेरे भी गाड़ी था उसमें। हम लोग तो ड्यूटी में थे तो पता चला कि इधर में आग लग गया, तो हम लोग अपना गाड़ी इधर खड़ा किए होते आए, देखे कि मेरा गाड़ी जला हुआ है। तो कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? हम ग्रैंड शॉट में ड्यूटी करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर जमशेदपुर से एक और आपके सामने रखते हैं, जहां बागबेड़ा में महिला के साथ छेड़खानी और बेरहमी से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। मुख्य आरोपी कन्हैया रजक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी बस्ती में हथकड़ी पहनाकर पैदल आरोपी को घुमाया गया है। आरोपी कन्हैया रजक पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। ये देखिए, ये जो वीडियो है ये कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। महिला से बदसलूकी की गई थी, उसकी पिटाई की गई थी, उसकी साड़ी खींची गई थी, जिस मामले का विरोध किया गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपी कन्हैया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कन्हैया को पुलिस ने गांव भर में घुमाया और हत्या के मामले में ये पहले जेल जा चुका है, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। तो पहले भी ये आरोपी जेल जा चुका है, जिसने महिला के साथ बदसलूकी की है, महिला से छेड़छाड़ और फिर महिला को पीटा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी कन्हैया को गिरफ्तार किया है। और अगली खबर अब आपके सामने रांची से रख रहे हैं, जहां के विद्यानगर में मारपीट के दौरान एक युवक बीच बचाव करने पहुंचा तो उसको जमकर पीटा गया। युवक की आंख फट गई है और इसके बाद उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। युवक की मौत हो गई। दरअसल धुर्वा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक होली के दिन विद्यानगर में अपनी ससुराल पहुंचा था, जहां से वो वापस लौट रहा था। रास्ते में 2 पक्षों की आपस में लड़ाई हो रही थी, जिसे देख विजय ने लड़ाई छुड़ाने के लिए वो पहुंच गया। एक पक्ष ने विजय को जमकर पीटा। घटना के बाद विरोध में धुर्वा के बाजार को भी आज बंद रखा गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। मामा ससुर के यहाँ विद्यानगर गए हुए थे। वहाँ से निकलने के क्रम में ये देखे कि कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि होली का दिन है, काहे झगड़ा कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो झगड़ा उगड़ा मत करो, दोनों को हटा दिए ये। उसके बाद उसमें से एक पक्ष ऐसा था जो जिसका गलत इतिहास भी रहा है उन लोगों का, वो लोग इन्हीं के साथ मारपीट करने लगे और जरूरत से ज़्यादा मारपीट कर दिए। पेट पर चढ़ के कूद के लाते उससे मार दिए, जिससे चलते इनका आंत। और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गुमला थाना क्षेत्र में वार्ड 10 के पार्षद पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला के घर में घुसकर धमकी देने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।
महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि रात के समय वार्ड पार्षद अपने 4-5 लड़कों को लेकर उसके घर में दाखिल हो जाते हैं, धमकी देते हैं और अपशब्द भी कहते हैं। इस मामले को लेकर महिला ने थाने में शिकायत दी है, कार्रवाई की मांग उठाई है। घर में घुसकर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिला के साथ किया गया। वार्ड पार्षद पर यह आरोप लगा है जो अपने 4 से 5 लड़कों के साथ महिला के घर में दाखिल होते हैं। महिला को धमकी दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं और इस बात की नाराजगी महिला ने दिखाते हुए थाने वो पहुंची और इस मामले को लेकर अब कार्रवाई की मांग उठाई गई है। थाने में आवेदन दिया जा चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इंसाफ मिलना चाहिए। एक रात में 5-5 लड़का घर में घुसना ये मायने रखता है। हमको तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर आपके सामने अब जामताड़ा से रखने जा रहे हैं, जहां दूलाडीह के नर्सिंग कौशल कॉलेज की एक आदिवासी छात्रा के साथ दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में होम केयर ड्यूटी के दौरान दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये घटना 2 मार्च की बताई जा रही है। छात्रा दिल्ली के गेट वेल सून हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में होम केयर ड्यूटी कर रही थी, जहां अमन सूद नाम के युवक ने नशे की हालत में छात्रा से दुष्कर्म किया है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। नशे की हालत में महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। कॉलेज के सामने छात्राओं ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। उनका कहना है कि इस मामले में महिला को न्याय मिलना चाहिए। नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है। वो एक हैंडीकैप मतलब वो बेडिडन माँ है थी, उसकी जो बीमार थी, और उसके बेटे ने ये घिनौना काम करने की कोशिश की। ये मेडिकल हो जाने के बाद से फिर आगे की जो कार्रवाई है वो हमें बताई जाएगी। ये उनका स्पेसिफिक नाम और वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो कितनी बच्ची गई थी वहाँ पे दिल्ली? 10 बच्चियाँ गई हुई थी ट्रेनिंग करने के लिए। और अब धनबाद से आपके सामने बड़ी खबर रखेंगे, जहां डीआरएम ऑफिस में सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की टीम ने रेल अधिकारी संजीव कुमार को 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उसके बाद टीम ने ऑफिस और आवास दोनों ही जगहों पर 6 घंटे तक जांच की है। जांच के दौरान टीम ने कार्यालय से 50,000, आवास से 1.5 लाख नगद जब्त किया। देर रात जांच पूरी होने के बाद सीबीआई की टीम ने घुसखोर रेल अधिकारी को गिरफ्तार कर अपने साथ सीबीआई ऑफिस लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक रेल संवेदक ने स्टेशन में एसी और लिफ्ट लगाने का काम दिया था और इसके एवज में 45 लाख रुपए बिल का भुगतान करना था। बिल भुगतान करने के बदले में रिश्वत मांगी गई। रेल संवेदक ने सीबीआई से इस बात की शिकायत की और शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने जांच शुरू की। तो डीआरएम ऑफिस में सीबीआई की दबिश हुई है और यहां पर रंगे हाथों गिरफ्तारी की गई है। रेल अधिकारी संजीव कुमार की बताया जा रहा है कि रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तारी की गई है। 50,000 की रिश्वत वो ले रहे थे और उसी वक्त वहां पर टीम पहुंची और टीम ने उनकी गिरफ्तारी की है। क्या ये पूरा मामला है? एक तरफ आपको ये भी बता रहे हैं, दरअसल लिफ्ट के काम को लेकर और रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाने के काम को लेकर उन्होंने रिश्वत की मांग की थी डीआरएम ऑफिस में। इस बात को लेकर जब शिकायत की गई और कार्रवाई नहीं हुई तो रेलवे के संवेदक ने सीबीआई के पास पहुंचकर शिकायत की थी और उसी मामले में ये एक्शन हुआ। आधिकारिक तौर पर हम अभी आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ऑफिस में हैं, है ना। कंप्लेन के आधार पे एफआईआर दर्ज हुआ है। धनबाद सीबीआई की टीम में धनबाद रेल डीआरएम कार्यालय में वरीय विद्युत अभियंता सामान्य शाखा के घूसखोर संजीव कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते दबोचा है। सीबीआई की टीम को रेल संवेदक अवजीत झा ने शिकायत की थी कि लिफ्ट और एसी का काम किया है और जिसकी एवज में 45 लाख रुपया का उनका भुगतान है, लेकिन संजीव कुमार के द्वारा उस भुगतान को करने में आनाकानी की जा रही है और इसके एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है।
जिसके बाद रेल संवेदक ने सीबीआई से इसकी शिकायत की। सीबीआई की टीम इसकी सत्यता की जांच की और उसके बाद संजीव कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। सीबीआई की टीम जब इस ट्रैप को की तो उसके बाद संजीव कुमार के घर और उसके कार्यालय में घंटों जांच की और इस दौरान कई अहम दस्तावेज को भी जब्त किया है। वहीं कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। सीबीआई की टीम ने संजीव कुमार को दबोचा था। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और वहीं निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस समीक्षा करेगी। दरअसल कई निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि चुनाव का रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं रहा और इसके बाद अब कांग्रेस इसकी समीक्षा करने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, हमारे रिजल्ट पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर रहे, लेकिन जहां भी हमारी हार हुई है इसकी समीक्षा प्रदेश के प्रभारी के राजू करेंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा चुकी है। प्रदर्शन हमेशा पिछले चुनाव के बनिस्पत इस चुनाव में देखा जाता है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है हमारा। और हम लोगों ने देखा कि लोगों का एक झुकाव कांग्रेस की तरफ है। सब जगह हम कॉन्टेस्ट में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे दरकिनार कर दिए गए हैं। तो हम समझते हैं कि उसकी समीक्षा भी होगी, पीएसी की बैठक होने वाली है, उस पर चर्चा होगी। जब भी कोई जीत हार होती है तो उसकी समीक्षा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सब बात के बावजूद जिम्मेदारी तो हमारी बनती है कि आखिर ये हार कैसे हुई है, क्या हम और कुछ अच्छा कर सकते थे, अब आने वाले समय में कैसे अच्छा करेंगे, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भेजे जाने को लेकर झारखंड जेडीयू के कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। पार्टी के महासचिव श्रवण कुमार ने इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि बिहार की जनता ने 2025 से लेकर 2030 तक के लिए सरकार चुनी थी और ऐसे में इस तरीके की स्थिति से कार्यकर्ता और आम लोगों में निराशा है। श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए नेतृत्व को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिहार में जो होली के दिन पिछले 2 दिनों में जो घटना हुई है, उससे हम जदयू के सभी कार्यकर्ता काफ़ी हताहत महसूस कर रहे हैं और काफ़ी जदयू के कार्यकर्ताओं में निराशा है, क्योंकि 2025 में जो वहाँ आम चुनाव हुआ बिहार में, बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत देने का काम किया, मैंडेट देने का काम किया एनडीए को बिहार में। और वहीं अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका की ओर से भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए छूट का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बता दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर अमेरिका इस तरीके से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। जेएमएम ने कहा कि विश्व गुरु का कोई मान नहीं रहा है, अमेरिका के सामने नतमस्तक भारत हो चुका है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर राष्ट्रहित की बात होगी तो तेल जिससे खरीदना होगा उसी से खरीदा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और हमारे विश्व गुरु उनके चेला। अरे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, हमें गर्व है अपने देश पर, और आज हम पिछलग्गू बन गए अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेगा वही हम करेंगे, हमें कहां से क्या खरीदना है वो डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा। बड़े अफसोस की बात है, दुख होता है। क्या भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन करके रह गई है कि अमेरिका का जिधर उसका धागा खींचेगा उधर भारत नाचेगा? कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जनता का जो हित है उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके उस पर हमें ध्यान देना है। राष्ट्रपति ट्रंप क्या बोलते हैं खुद उनको पता नहीं, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय भारत का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, भारत सरकार का रवैया क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर बोकारो से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां सेक्टर 9 की रहने वाली महिला अपनी लापता बेटी को खोजने के लिए लगातार थाने और डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रही है। पीड़िता के मुताबिक 5 मार्च की शाम 7 बजे से छात्रा गायब है। छात्रा की मां का आरोप है कि गांव के ही युवक रोशन ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
लापता छात्रा की मां ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए और बताया कि जब वो थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस अधिकारी ने घर जाने को कहा और कहा कि बेटी 1 हफ्ते में खुद वापस आ जाएगी। इस वाक्य से पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर जो पुलिस जनता की सेवा सुरक्षा के लिए है वो कैसे इस तरीके के शब्द बोल सकती है। तो परसों शाम से 7:30 बजे से गायब है। एक पता चला हम लोग को कि एक लड़का लेके गया है उसको, रोशन नाम है उसका, वो भी घर से गायब है। पर 9 थाना गया है, 9 थाना में कोई भी कार्रवाई मतलब सुनवाई से नहीं हो रहा। बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि आप लोग घर जाइए, 1 सप्ताह में आपकी बेटी घर आ जाएगी। पर कितना दिन, 1 सप्ताह तक हम अपना बेटी से बात ना करें। 2 दिन से लड़का को तो अपने उसका माँ बाप सब कोई उसमें साथ है। और अगली खबर साहिबगंज से आपके सामने रख रहे हैं, जहां निजी स्कूल की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। शहर के संत जेवियर मुंडली स्कूल में री एडमिशन के नाम पर छात्रों से करीब 9,250 रुपए वसूले जाने का आरोप है। अभिभावकों का कहना है कि हर साल फीस में बढ़ोतरी की जाती है, जिससे कि मिडिल क्लास परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उनका सवाल है कि फीस बढ़ाने का आधार क्या है और इस पर कोई स्पष्ट नियम या नियंत्रण क्यों नहीं। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से मामले में कार्रवाई की बात कही। सब अपने आए हैं और वो एक्चुअली इस चीज को लेकर आए हैं। उनके पास एक ही मुद्दा है कि इस स्कूल की जो री एडमिशन बोलकर जो एक फी ली जा रही है वो इट्स एनफ, काफी ज्यादा है। वो ये बेयर करने में मिडिल क्लास लोग जो है सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। परिणामता क्या हो रहा है कि बच्चे की पढ़ाई मार भी खा रही है और ऐसे में हम लोग देने में असमर्थ है कि री एडमिशन के नाम में उसके जगह में रजिस्ट्रेशन नाम दिया जा रहा है और इस बेस में बार पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है और कपड़ा का क्वालिटी भी बहुत ख़राब है और मनमाना तरीके से रेट लिया जा रहा है इसमें और हर चीज़ में बढ़ोतरी और फैसिलिटी के नाम में कोई भी फैसिलिटी नहीं, टीचर भी अच्छा नहीं है और लोकल टीचर को लिया जा रहा है। देखिए, राजमहल जो है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। अगले बार डेवलपमेंट के नाम से 6,200 रुपये का फीस लिया गया था और इस बार उसको बढ़ाकर 9,200 कर दिया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ हमारा क्षेत्र जो है वो कमज़ोर क्षेत्र है और लोग उतनी दूर से आके यहाँ पढ़ाते हैं। तो इस पर विद्यालय प्रबंधन को विचार करना चाहिए। ये इतना बढ़ना कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता है। इस पर लास्ट ईयर 7,800 was इस साल जूनियर सेक्शन का अलग है, सीनियर का अलग है। जैसे जूनियर सेक्शन का उतना प्रैक्टिकल चार्ज नहीं लगता, इसलिए कम है और वहाँ सीनियर सेक्शन का प्रैक्टिकल चार्ज सब लगता है सर। मंथली फी भी अलग अलग है, LKG से 5 अलग है, 6 to 10 अलग है। और ज़्यादा बोलने से ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं किए हैं, 10% इंक्रीज किए हैं। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां दुबई में फंसे कारोबारी प्रकाश नारनौलिया सकुशल वापस लौट आए हैं। वो मध्य पूर्व में बढ़े तनाव की वजह से दुबई में फंस गए थे, लेकिन अब वो सकुशल अपने घर वापस आ चुके हैं। उनके लौटने से परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है। जामताड़ा पहुंचने पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल समेत कई लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रकाश नारनौलिया ने बताया कि 24 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर दुबई गए थे, 28 फरवरी को लौटना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ने की वजह से उनकी फ्लाइट रद्द होती रही। आखिरकार फुजेराह एयरपोर्ट से मुंबई फिर रांची होते हुए सड़क मार्ग से वो जामताड़ा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि दुबई के बगल वाले शहर से संध्या 7 बजे फ्लाइट है और फ्लाइट सही सलामत उड़ती है, तो मैं कल 11 बजे तक जामताड़ा अपने देश भारत और जामताड़ा पहुंच जाऊंगा। तो जैसे ही इन्होंने कल आज रांची लैंड किए हैं और मुझसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद में अपने वतन भारत और अपने राज्य झारखंड और आज हमारे बीच, अपने परिवार के बीच, हम सबों के बीच, ये हमारे लिए सुकून का पल है कि हमारा भाई, हमारा व्यवसायी आज हमारे बीच में है। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां रांची रोड स्थित निर्माणाधीन नानक एनक्लेव में भीषण आग लगने की खबर। बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले में लगाया गया सेटरिंग पूरे तरीके से धू-धू करके जल गया। दूसरे अन्य सामान भी इसकी जद में है और इसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक नानक एनक्लेव के बगल में झाड़ियों में आग लगी थी, जो कि धीरे धीरे एनक्लेव के अंदर तक पहुंच गई।
सेंटरिंग को अपनी जद में ले लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी भयंकर ये आग लगी वहां पर, जिसमें बताया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। झाड़ियों में, पास की झाड़ियों में ये आग लगाई गई थी और ये जो चिंगारी है वो धीरे धीरे इस नानक एनक्लेव तक पहुंची। निर्माणाधीन नानक एनक्लेव में जब आग लगी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये आगे कौन सी बोलता है जगह का नाम? रांची रोड। SBI के पीछे। और वहाँ खबर मिला 2 गाड़ी तक हम लोग काम कर रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया। आग पर करीब 90% काबू है। क्या रामगढ़ के रांची रोड स्थित ये नानक इनक्लेव में अचानक आग लग गई है। देख सकते हैं ये निर्माणाधीन ये पूरा बिल्डिंग है, जहां पर अचानक से दोपहर में आग लगी है। और देखते दमकल की 2 गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई है आग पर बुझाने का, या आग लगभग यहां पर काबू कर लिया गया, लेकिन काफ़ी भयावह आग यहां पर था। यहाँ हम नानक इनक्लेव के जो यहाँ संचालक है उनसे हम सीधे बात करेंगे। कैसे आग लगी? पीछे अपने यश टावर के पीछे कहीं ये झाड़ी में आग लगा, उधर से आग लगा तो चाचा का बेटा लोग बोला कि नहीं सो आग लग गया, हम लोग बुताओ जल्दी से। तो बोला हाँ हम लोग बुता लेंगे। तो लोग बुताने का काम कर रहा था, लेकिन आग बढ़ते चला गया। अचानक सेटरिंग किया हुआ था, सेटरिंग में आग पकड़ा और आग भयावह हो गया, हवा चला। अंडर कंस्ट्रक्शन है? अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरा जल गया सेटरिंग? पूरा सेटरिंग जल गया, पूरा तैयार था, केवल ढलाई पर बाकी था। और नीचे बहुत सामान लकड़ी का पड़ा हुआ था, सब नुकसान काफ़ी है। हाँ, लाखों का नुकसान। देख सकते हैं इस तरफ में ये आग जो है यहाँ सेटरिंग में यहाँ पर लगा हुआ, धुआं अभी उठ ही रहा है, लेकिन समय रहते यहाँ दमकल की गाड़ियाँ जो हैं पहुँच गई, जिसके कारण जो है आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो है यहाँ पर लगातार दमकल की गाड़ियाँ जो हैं आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। ये बताना चाहेंगे कि ये नानक इनक्लेव है, निर्माणाधीन है, और अचानक से झाड़ियों में आग लगी और आग जो है धीरे धीरे इनक्लेव के अंदर में पहुंच गई। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रांची में महिला दिवस पर पिंक ऑटो की कहानी साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। स्वयंसेवी संगठन ने ऐसे महिलाओं को सम्मानित किया। 2012 के दिल्ली कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई इस सेवा के तहत राजधानी की सड़कों पर महिलाओं के द्वारा ही संचालित पिंक ऑटो उतारे गए। रीना देवी जैसी कई महिलाओं ने ऑटो चलाकर रूढ़ियों को तोड़ा, स्वरोजगार को अपनाया है और इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। छोटा मेरा बेटा था, फिर पहले तो प्राइवेट में करते थे, अभी मेरे पति का 20 साल हो गया एक्सीडेंट होकर डेथ किया। उसके बाद मैं ऑटो सीखे बहुत मुश्किल से, और फिर ऑटो चला रहे हैं। और मेरा बेटा को 10 लाख का लोन लेके होटल मैनेजमेंट करवाए। बहुत दिक्कत और बहुत संघर्ष करके आज हम लोग रोड में निकले हैं, और बच्चा लोग को पहले अच्छा लाइफ नहीं दे पा रहे थे, पर अब हम लोग ऑटो चला के अपने बच्चों को अच्छा स्कूल पढ़ा रहे हैं। और अभी संघर्ष अभी और भी बाकी है, मतलब बच्चा लोग को जब तक उनके काबिल में नहीं बना देते हैं तब तक हम लोग ऑटो चलाना नहीं छोड़ेंगे। मतलब यही हमारा रोजी रोटी है और हमेशा के लिए यही मेरा काम है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और जानकारी देते हैं। यूपीएससी 2025 को लेकर ये जानकारी। यूपीएससी 2025 में बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने 42वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन कर दिया है। डीपीएस बोकारो की पूर्व छात्रा अपूर्वा वर्तमान में दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। आईएएस बनने का उनका सपना पूरा हो चुका है। अपूर्वा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और समर्थन और कड़ी मेहनत को दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहनत तो करते ही है हम सब, उसका आउटपुट मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और खुशी इस बात की भी है कि मैंने अपनी सर्विस के साथ साथ एग्ज़ाम को फेस किया और फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट आया है। योगदान सबसे पहले मैं अपने माता पिता का देना चाहूँगी। मेरे से पहले ये उनका सपना था। इसी बात का गार्जियन की खुशी होती है जब बच्चे अगर अच्छे करते हैं, कोई भी गार्जियन रहे, एक हम ही नहीं है, जितने भी गार्जियन हैं उनको खुशी ये बात की होती है कि उसके बच्चे अच्छे कर रहे हैं और समाज के लिए प्रेरणा है और भी बच्चे इससे जुड़े और आगे बढ़े। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। ये मुझे बहुत खुशी है कि यूपीएससी क्वालिफाई की है। और मेरे पापा श्री गजाधर प्रसाद वर्मा और मेरे ससुर जी फादर इन लॉ
श्री विशुद्धन प्रसाद जहाँ भी होंगे वहाँ से इसको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। रांची से ये बड़ी खबर, खीरू महतो को तीसरी बार मिला झारखंड जेडीयू की कमान। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं खीरू महतो, निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको रांची से दे रहे हैं। खीरू महतो को तीसरी बार झारखंड जेडीयू की कमान मिली है, निर्विरोध वो चुने गए।